नमस्कार दोस्तों, सैनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की जो हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है, उसी क्रम में हमने देखा था हम परमार वंश या पंवार के वंश के बारे में पढ़ रहे थे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे श्यामशाह के उत्तराधिकारी के बारे में। तो श्यामशाह के उत्तराधिकारी यानी ऐसे शासक जो सबसे अधिक उम्र में शासक बने और जिसने कुछ ऐसे अपने शासनकाल में कुछ ऐसे कार्य करने पड़े जिसे ज़बरदस्ती लास्ट में स्वयं युद्ध करना पड़ता है कुमाऊं के शासक के साथ और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक अक्खड़ राजा महाप्रचंड भुजदंड के नाम से प्रसिद्ध राजा जिसने गढ़वाल पर शासन किया और शासन भी एक छोटे से कार्यकाल में उनका शासन हुआ तथा जो काफ़ी विवादित भी है। तो ऐसे शासक के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जिनका नाम है महिपति शाह। तो इससे जो हमारा पिछला वाला वीडियो था जिसमें हमने श्यामशाह के बारे में बात की थी, तो श्यामशाह की हम बात करें तो श्यामशाह की मृत्यु हो जाती है अलकनंदा नदी में डूबने से। यानी श्यामशाह उसमें शाम के समय कहा जाता है कि श्यामशाह नदी तट में घूमने गए थे और वो नाव में बैठ जाते हैं और कहते हैं वो नाव अचानक से नदी में डूब जाती है और उसके साथ ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम देखते हैं कि श्यामशाह का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है और श्यामशाह की जो रानियां रहती हैं 60 रानियां का वर्णन हमें मिलता है जो सती हो जाती हैं। और यह पहला उत्तराखंड के इतिहास में या पंवार राज्य के इतिहास में यह पहली बार हमें सती प्रथा का प्रमाण हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद देखिए घटनाक्रम क्या होता है। यानी ऐसा शासक जो श्यामशाह का उत्तराधिकारी हुआ यानी उसका चाचा था और जो सबसे अधिक उम्र में गढ़वाल का शासक बना या पंवार शासकों में सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाला राजा भी बना। ऐसा राजा जिसको गौरवभंजन महाप्रचंड भुजदंड और अक्खड़ राजा भी कहा जाता है, यानी बड़ी बड़ी उपाधियां रहती हैं। इसके साथ ही दापा का जो शासक रहता है उसके साथ 3 युद्ध करने पड़ते हैं। 3 युद्ध करता है माधो सिंह भंडारे, रिखोला लोधी, बर्तवाल बंधु। और ये जो प्रमुख सेनापति रहते हैं, भड़ रहते हैं गढ़वाल की परंपरा में, तो ऐसे प्रमुख सेनापतियों का शासक रहता है। और अंत में जाके तिरमल चंद के साथ एक आप कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती का एक युद्ध होता है और जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे शासक के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम आज जानने वाले हैं कि इस जो महिपति शाह का शासन काल है यहाँ से क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे UKPSC हो या UKSSC हो। और इसके सारे जितना भी इसके शासनकाल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रमुख रूप से जो घटनाक्रम है उसको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रारंभिक परिस्थितियां हैं। प्रारंभिक परिस्थितियों में हम देखते हैं कि कुमाऊं में है चंदवंश चल रहा है, दिल्ली में मुगल वंश चल रहा है, शाहजहां शासक रहता है 1628 से 58 के बीच। और ऊपर दापा है, उत्तर में दापा यानी तिब्बत के क्षेत्र में वही दापा शासक रहते हैं। लगातार से छापेमारी चलती रहती है। तो इसका शासनकाल का पहला घटनाक्रम की हम बात करें तो सबसे पहले इसके राज्यारोहण की बात कर लेते हैं जो काफ़ी विवादित भी है। अब देखिए राज्यारोहण में जब श्यामशाह की मृत्यु होती है उसके बाद उसके चाचा को उत्तराधिकारी बनाया जाता है, यानी महिपति शाह को उत्तराधिकारी बनाया जाता है 1631 में। हम 1631 मान के चल रहे हैं। और यह जो राज्यारोहण है इसके जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग इसके जो सन हैं वो दिए हैं, ईयर दिए हैं। सब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1622-23 के आसपास यह शासक बन गया था। और यह इतिहासकार यह मानते हैं कि जो 1625-26 के आसपास जो केशवराय मठ की स्थापना की गई थी वो जो ये महिपति शाह हैं इन्होंने अपने शासनकाल में ही की थी। तो ये मानने वाले शासक हैं 1622-23 वाले। इसके बाद कुछ शासक इसको
29 भी मानते हैं, और लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार जो स्वीकार करते हैं, जिसमें शिव प्रसाद डबराल और मोलाराम भी हैं, तो वो 1631 ईस्वी में इसको स्वीकार करते हैं कि इनका जो राज्यारोहण है वह 1631 में हुआ, और इसी समय श्यामशाह की मृत्यु भी हुई थी। इसके अलावा जो मोलाराम है उनका कहना क्या है, देखिए वो जो ये के महपति शाह हैं इनको शासक तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वो किस प्रकार करते हैं इसमें हम देख लेते हैं कि मोलाराम मानते हैं कि श्यामशाह का एक पुत्र था दुलाराम शाह। कहते हैं कि वह श्यामशाह का एक पुत्र था दुलाराम, और वह शासक बनता है अल्पवयस्क अवस्था में, यानी वो छोटा रहता है और महपति शाह को उसका संरक्षक घोषित किया जाता है। यानी महपति शाह क्या बनते हैं, उसके संरक्षक बनते हैं, न कि वह स्वयं शासक बनते हैं। अब देखिए जो इतिहास है इसके संबंध में हमें प्रमाण कम मिलते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर इतिहासकार स्वीकार करते हैं हम उसी मत को लेके आगे बढ़ेंगे। और ज़्यादातर इतिहासकार 1631 से 34 के बीच इनका कार्यकाल या शासनकाल स्वीकार करते हैं कि वह शासक बनते हैं, और उनके शासन का यह घटनाक्रम हमें देखने को मिलता है। तो हम उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। तो यानी अगर कभी आपसे अगर डेट पूछता है या ईयर पूछता है कि शासनकाल का टाइम पीरियड आता है, तो आप 1631 से 1634 कीजिएगा। अब इसके बाद शासक बन गए, राज्यारोहण हो गया। तो अब देखिए परिस्थितियां क्या हैं। अब देखिए प्रारंभिक परिस्थितियां क्या हैं। महपत शाह शासक बन गए, और कुमाऊं की बात करें तो इनके पूर्व में है चंदवंश, और चंदवंश में शासन कर रहे होते तिरमल चंद। और तिरमल चंद एक ऐसा शासक है जो श्यामशाह के दरबार में आता है, यानी कुमाऊं से कोई शासक गढ़वाल शासक के दरबार में आता है और श्यामशाह मदद करते हैं उसे पुनः सत्ता हासिल करने में। तो आपको यह ध्यान रखना है कि श्यामशाह के दरबार में आते हैं और पुनः मदद करते हैं श्यामशाह उनकी शासक बनने में। अब कुमाऊं में समकालीन कौन है, तिरमल चंद। और मुगल वंश की बात करें तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, क्योंकि समकालीन शासक जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको मुगल वंश भी याद रखना है और कुमाऊं में चंद वंश भी याद रखना है, दोनों के कौन कौन से शासक हैं। तो दिल्ली में हम बात करें तो दिल्ली में है यहाँ पर जो मुगल वंश चल रहा है शाहजहाँ, यानी 1628 से 58 के बीच इनका शासनकाल है। तो महपति शाह के बीच शाहजहाँ भी शासक रहते हैं दिल्ली में मुगल वंश में। तो इसके बाद महपत शाह की बात करें तो इनके जो उपनाम हैं, तो इनके उपनाम हैं महाप्रचंड भुजदंड, जो इन्हें मोलाराम ने अपने ग्रंथों में संबोधित किया है। दूसरा है गर्व भंजन, यानी गर्व को तोड़ने वाले शासक। और तीसरा है अक्खड़ राजा मुगल लेखक। इनको हम आगे देखेंगे कि इनको अक्खड़ राजा क्यों कहा गया है। तो ये इनके 3 नाम है, महाप्रचंड भुजदंड, गर्व भंजन और अक्खड़ राजा। आपको ये तीनों याद रखने। इनके पिता कौन है, बलभद्र शाह इनके पिता रहते हैं, और यह सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाले राजा भी हैं। तो इनका लगभग कहते हैं कि 48 वर्ष की उम्र में गढ़वाल के शासक बने। और इनकी जो दूसरी पत्नी थी, इन्होंने 2 शादियाँ की थी, जिनमें दूसरी पत्नी रहती है बर्तवाली। तो इन्हीं बर्तवाली के जो इनकी पत्नी रहती है, इनके भाई रहते हैं जिनको बर्तवाल या बर्थवाल बंधु भी कहा जाता है, जो इनके सेनापतियों में से एक है। तो इनके अगर हम सेनापतियों की बात करें तो 4 प्रमुख सेनापति रहते हैं इनके, जिनमें माधो सिंह, रिखोला लोधी, बनवारी दास, और चौथे हैं यही बर्तवाली, जो उनकी दूसरी पत्नी है, उनके भाई बर्तवाल बंधु, जिनमें भीम सिंह बर्तवाल 2 भाइयों में से एक का नाम है भीम सिंह बर्तवाल। और इसके अलावा जो ये बनवारी दास हैं, ये श्यामदास व हरिदास के परिवार से संबंधित माने जाते हैं। यानी कि बाद में जब हम देखते हैं कि इसके बाद फिर पृथ्वीपति शासक बनते हैं, और यहाँ पर दिल्ली से जो सुलेमान सिको आता है, तो उसके साथ ही कौन आते हैं कि श्यामदास हरिदास भी यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में आते हैं। तो कहते हैं कि जो बनवारी दास थे ये इन्हीं के परिवार से संबंधित थे। तो ठीक है, इनको माधो सिंह, रिखोला लोधी, बनवारी दास और चौथे हैं बर्तवाल या बर्तवाल भाई। इनके क्या थे 4 प्रमुख सेनापतियों में से एक थे,
और ये जो प्रमुख सेनापति हैं ये कई अभियानों का इनका नेतृत्व भी करते हैं। अब इसके बाद है कि मुगल लेखकों द्वारा अक्खड़ राजा की संज्ञा दी जाती है, किसको? महिपति शाह को। अब उसका कारण क्या है? देखो, जब यहाँ पर समकालीन शासकों में हमने देखा तो समकालीन शासकों में शाहजहाँ इनके समकालीन हैं, यानी शाहजहाँ समकालीन है। तो कहते हैं कि शाहजहाँ द्वारा निमंत्रण भेजा जाता है महिपति शाह को अपने दरबार में आने के लिए। तो अपने दरबार में महिपति शाह को निमंत्रण भेजा जाता है, जिसे महिपति शाह द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, यानी महिपति शाह मना कर देते हैं जी हम बिल्कुल नहीं आएंगे मुगल दरबार में। और कहते हैं कि जब मुगल दरबार में नहीं जाते हैं तो इससे पहले हमने देखा था कि शहंशाह आगरा में मिल चुके हैं जहांगीर को। तो यानी मुगल जो शासक रहते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ गढ़वाल में निमंत्रण भेजते हैं और जिसको साफ मना कर देते हैं महिपत शाह कि हम बिल्कुल नहीं आएंगे जी। तो जो मुगल लेखक हैं तो वो क्या कहते हैं कि वो ऐसा राजा है, यानी अक्खड़ राजा कहकर इसको संबोधित करते हैं महिपत शाह को, जो इतने बड़े शासक है, यानी जिनका पूरे देश में शासन था। तो ऐसे राजा का वो निमंत्रण अस्वीकार कर देते हैं, तो इसलिए इसको अक्खड़ राजा के नाम से संबोधित किया गया है। मुगल लेखकों ने मुगल इतिहास में जो उनके ग्रंथ हैं उसमें अक्खड़ राजा कहकर इनको संबोधित किया गया है। अब इसके बाद देखिए घटनाक्रम क्या होता है कि महिपति शाह द्वारा दापा पर आक्रमण किए जाते हैं। अब उसका कारण क्या है? देखो, इससे पहले भी जितने भी पंवार शासक होते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो दापा के क्षेत्र से या जो दापा के शासक रहते हैं इनका लगातार गढ़वाल पर क्या होता है, छापेमारी चलती रहती है। यानी गढ़वाल की जो उत्तरी सीमाएं वहाँ पर ये लगातार आक्रमण करके लूटपाट करते रहते हैं, जहाँ जो आम लोग थे वो काफ़ी त्रस्त थे इनसे। तो दूसरा इसका कारण क्या था कि यहाँ पर श्रीनगर में शासक रहते थे, तो जो ऊपरी क्षेत्र था या दुर्जन क्षेत्र भी था, तो यानी दुर्गम क्षेत्र भी था, तो यहाँ पर उतना जो सैनिक व्यवस्था थी उतनी सुदृढ़ अवस्था में नहीं थी। तो यानी वहाँ तक सैनिक व्यवस्था करना और उस क्षेत्र को बचाए रखना काफ़ी मुश्किल था। तो इसलिए लगातार इस बात का फ़ायदा उठाते थे और लगातार यहाँ पर आक्रमण करते रहते थे। तो जब ये बात फिर यहाँ तक जो श्रीनगर में शासक है महिपत शाह तक पहुँचती है तो वह भी क्या करते हैं, दापा पर आक्रमण करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे पहला आक्रमण होता है दापा पर, तो यह होता है जो उनके प्रमुख सेनापति हैं लोदी रिखोला, उनके नेतृत्व में किया जाता है। और कहते हैं कि यह युद्ध बेनतीजा रहता है। इसमें जो परिस्थितियां हैं वो गढ़वाल जो सेना रहती है उसके खिलाफ हो जाते हैं, यानी कि मौसम ख़राब हो जाता है। ये उत्तरी जो क्षेत्र है तो यहाँ पर महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में हमें जो गढ़वाल सैनिक होते हैं उनको युद्ध करना होता है। तो वहाँ पर लगातार परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि एक तो ठंड भी ज़्यादा रहती है और ऊपर से यहाँ पर मौसम ख़राब हो जाता है, जिसके कारण गढ़वाल सेना को वापस आना पड़ता है। तो इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलता है। इसके बाद महिपत शाह पुनः लोदी रिखोला के नेतृत्व में दोबारा से सैनिक भेजे जाते हैं, यानी सेना भेजी जाती है और दोबारा से आक्रमण किया जाता है दापा पर। और कहते हैं इस युद्ध में दापा पर लोदी रिखोला के नेतृत्व में विजय पाई जाती है, यानी जो दापा शासक रहता है उसको परास्त कर देते हैं। और जिसमें जो बर्तवाल बंधु थे, यानी जो उसके दूसरे सेनापति थे, तो उनको दापा का प्रशासन सौंपा जाता है। यानी कि आप क्या करो, दापा तिब्बत के क्षेत्र में आप इसका प्रशासन संभालो, क्योंकि लगातार वहाँ से छापेमारी युद्ध होते रहते थे। तो कहते हैं कि कुछ समय तक तो ठीक शांति बनी रहती है, दापा का प्रशासन बर्तवाल बंधु चलाते हैं। पर लेकिन फिर क्या होता है, जैसे दापा शासक परास्त हो जाता है तो उसके जो शासक रहता है उसको तो मार देते हैं, लेकिन जो उसके और अधिकारी रहते हैं और उसके उत्तराधिकारी रहते हैं तो वो क्या करते हैं, बगल में वहाँ पर ल्हासा रहता है, तो ल्हासा के शासक को क्या करते हैं, ये आक्रमण का न्योता देते हैं कि आप क्या करो, हमारी मदद करो। तो कहते हैं कि ल्हासा का शासक यहाँ पर आक्रमण करता है बर्तवाल बंधुओं पर और उन दोनों की हत्या कर देता है और उन दोनों को परास्त करके हत्या कर देता है।
तो कहते हैं कि वो काफ़ी वीरता से लड़ते हैं जो बर्तवाल बंधु रहते हैं, और उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके एक विजय स्मारक बनाया गया है, जिसमें आज भी बुद्ध मूर्ति के साथ बर्तवाल बंधुओं की तलवारें रखी गई हैं। यानी इस युद्ध के प्रमाण हमें आज भी देखने को प्राप्त होते हैं। बुद्ध मूर्ति के साथ जो बर्तवाल भाई हैं उनकी तलवारें आज भी वहाँ पर हमें विजय स्मारक में देखने को मिलती हैं। इसके बाद जब बर्तवाल शासकों की हत्या हो गई, पुनः दापा शासक का वहाँ पर कब्जा हो गया, तो उसके बाद फिर तीसरा अभियान भेजा जाता है दापा के लिए। और कहते हैं इस अभियान का जो नेतृत्व था तो वो उनके जो प्रमुख सेनापति रहते हैं माधो सिंह भंडारी द्वारा किया गया था। और कहते हैं इस युद्ध में जो गढ़वाली सैनिक हैं माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में वीरता से लड़ते हैं और दापा के शासक को फिर पुनः परास्त कर देते हैं। और कहते हैं इस सीमा में जब माधो सिंह भंडारी विजित हो गई तो उन्होंने क्या कहा कि यार दापा शासक क्या है, बार बार लगातार क्या करते हैं, आक्रमण करते रहते हैं। तो सीमा का निर्धारण न होने से तो यहाँ पर थोड़ा क्या है, असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो इस कारण जो माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में जब विजय पाई जाती है तो वो क्या करते हैं, सीमा का निर्धारण भी करते हैं। और इसी उत्तरी सीमा पर यानी भोट सीमा पर आज भी हमें चबूतरे दिखाई देते हैं। तो ये उसी का प्रमाण है कि माधो सिंह भंडारी ने दापा को परास्त करके एक सीमा का निर्धारण कर दिया था, जिसमें उन्होंने चबूतरे बनाए थे जो आज भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये था महपत शाह का दापा आक्रमण। यानी 3 आक्रमण होते हैं, जिसमें पहले में कोई नतीजा नहीं निकलता, दूसरे में लोधी रिकोला के नेतृत्व में बर्तवाल बंधुओं को वहाँ का प्रशासन सौंपा जाता है, जिसमें लुहासा शासक उनकी हत्या कर देते हैं और उनके तलवारें आज भी मिलती हैं। और तीसरे में माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में विजय होते हैं और सीमा का निर्धारण कर देते हैं, जिसका प्रमाण आज भी हमें वहाँ पर चबूतरों से प्राप्त होता है। इसके बाद महिपत शाह के सेनापति हैं माधो सिंह भंडारी। इन्होंने कई युद्धों में इनको विजय भी दिलाई है। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि माधो सिंह भंडारी कौन थे। माधो सिंह भंडारी की बात करें तो इनका जन्म होता है मलेथा गांव में, और ये मलेथा गांव आता है टिहरी जिले में। तो यह टिहरी जिले में स्थित है। और इन के जो पिता हैं वो, उनका नाम सौण बाण कालो भंडारी रहता है। यानी सौण बाण कालो भंडारी इनके पिता का नाम रहता है। और इनके पिता भी मानसा के जो शासन काल में उनके सैनिक रहते हैं। और कहते हैं कि मानसा द्वारा इनको ये सौण बाण की उपाधि दी गई थी। यानी कालो भंडारी इनका नाम रहता है और मानसा के शासन काल में उनके पिता को सौण बाण की उपाधि दी जाती है। इनकी पत्नी का नाम उदीना था और इनके 2 पुत्र थे, जिनमें छोटे वाले पुत्र का नाम गजय सिंह था। ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से इनके कुछ अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। इनकी अगर जो माधो सिंह भंडारी है, इनकी सेवाओं की बात करें तो इन्होंने 2 शासकों के काल में अपनी सेवाएं दी हैं गढ़वाल में परमार वंश में। पहला है यही महिपति शाह, और दूसरा इसके बाद जो शासक बनते हैं पृथ्वीपत शाह, यानी कर्णावती के शासन काल में भी इन्होंने अपनी सेवाएं गढ़वाल में दी। तो 2 शासकों का शासन काल में ये सेनापति रहे, जिसमें महिपत शाह और पृथ्वीपत शाह शामिल हैं। इसके बाद इनकी अगर उपाधियों की हम बात करें तो इनको गर्भभंजक और 16वीं सदी का पहला इंजीनियर कहा जाता है। यानी गर्भभंजक और 16वीं सदी का पहला इंजीनियर इनकी उपाधियां हैं। और इसके साथ इनकी मृत्यु की बात करें तो बेसहार तिब्बत के क्षेत्र में 1640 ईस्वी के आसपास युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु भी विवादित है, तो इनकी मृत्यु के बारे में हम जो नेक्स्ट शासक है पृथ्वीपत शाह के काल में, तो उसके बारे में वहाँ पर हम इनकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी जो 2 उपाधियाँ हैं, गर्भभंजक और 16वीं सदी का पहला इंजीनियर, तो इनको जो उपाधियाँ मिली हैं इसका कारण क्या है। कहते हैं कि जो इनका गांव था मलेथा गांव, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर खेती पहले काफ़ी खेती बाड़ी होती थी जो वर्षा पर आधारित है, जो आज के उसमें भी हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर ऐसी ही खेती होती है। और कहते हैं यहाँ
क्या होता था, जैसे कई बार बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ता था। तो कहते हैं कि इसी सूखे से बचने के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, जो इनका गांव रहता है इनके बीच में रहता है ये पहाड़, और इस पहाड़ पर एक काली मंदिर भी स्थित है। और ये गांव इसके पश्चिम में है श्रीनगर और पूरब में है देवप्रयाग। तो इसके पूरब में भी एक नदी आती है जिसको चंद्रभागा या कुछ अन्य नाम भी है, कुछ चंद्रभागा बताते, या कोई छोटी गाड़ है या छोटी नदी है। और इसके मलेथा गांव के नीचे तलहटी में बह रही है हमारी अलकनंदा नदी, जो देवप्रयाग में आके गंगा से मिल जाती है। तो कहते हैं कि इस गांव में, ये गांव, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो इस प्रकार है कि नीचे नदी है, पहाड़ के पीछे नदी है, लेकिन यहाँ पर सूखा पड़ा रहता है, यानी खेतों में पानी की व्यवस्था नहीं है। तो कहते हैं कि ये क्या करते हैं, इस पूरे पहाड़ को काट कर गोल बनाते हैं और खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। तो इस कारण यानी पहाड़ का सीना चीर कर इन्होंने अपने गांव तक पानी पहुंचाए। इसके लिए इन्हें गर्वभंजक कहा जाता है और 16वीं सदी का पहला इंजीनियर भी कहा जाता है, कि यानी उस दौर में इन्होंने गोल के माध्यम से मलेथा गांव में पानी की व्यवस्था की। बाकी इसके पीछे भी काफ़ी लंबी कहानी है, तो उसको हम किसी और दिन विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके बाद इनके दूसरे प्रमुख सेनापति रहते हैं रिखोला लोदी। और रिखोला लोदी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में होता है, और इनके पिता का नाम भौसिंग रिखोला रहता है। और इनकी भी प्रमुख उपाधियाँ रहती है गढ़वाल का रखवाला या गढ़वाल का भीम। इन्हें गढ़वाल का भीम भी कहा जाता है और गढ़वाल का रखवाला भी कहा जाता है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो कहते हैं कि जो महपत शाह थे, उनके राज दरबार में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो इसको रिखोला लोदी या लोदी रिखोला को पसंद नहीं करते थे। तो इस कारण वो क्या करते हैं, इनके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते थे। और कहते हैं कि जो ये महपति शाह हैं, इनके द्वारा उनकी हत्या करवा दी जाती है। तो इनकी हत्या करवाई जाती है महपति शाह द्वारा। और ऐसे मतलब ये काफ़ी देशभक्त रहते हैं अपने राज्य के प्रति। तो इस कारण जब इनकी हत्या करवाई जाती है तो फिर इनको बाद में काफ़ी जो ग्लानि होती है। तो अब देखते हैं कि लोदी रिखोला को इन्होंने मार दिया। अब इसके बाद जो अन्य घटनाक्रम है तो वो क्या घटित होता है, इसमें हम देखते हैं कि देखो, इन्होंने लोदी रिखोला को मार दिया, और उसके बाद कहते हैं कि एक बार ये क्या करते हैं, श्रीनगर से हरिद्वार, यानी जब कुंभ मेला लगता है तो हरिद्वार आ रहे होते हैं। तो कहते हैं कि ये फिर कुंभ मेले आते समय ये जो नागा साधु रहते हैं उनकी हत्या कर देते हैं। अब नागा साधुओं की हत्या कर देते हैं। फिर जब वापस श्रीनगर जाते हैं तो फिर वही उन्हें ग्लानि अनुभव होती है, यानी प्रायश्चित अनुभव होता है यार कि मैंने गलत कर दिया है। तो फिर क्या करते हैं, अपने जो पुरोहित रहते हैं उनको बुलाया जाता है, ज्योतिषियों को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो जो पुरोहित रहते हैं वो कहते हैं आप ऋषिकेश में भरत मंदिर जाइए और प्रायश्चित कीजिए। तो कहते हैं कि वह ऋषिकेश में भरत मंदिर आते हैं, और भरत मंदिर में जैसे वो आते हैं, मूर्ति के सामने आते हैं, तो कहते हैं कि उन्हें लगातार मूर्ति द्वारा घूरने का आभास होता है। कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मूर्ति उन्हें देख रही है, लगातार देख रही है, यानी घूरने का जैसा प्रतीत होता है। और वो सैनिकों को आदेश देते हैं और जो मूर्ति रहती है उसकी आंखें निकलवा देते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे कार्य करते हैं, यानी मूर्ति की आंखें निकलवा दी। रिखोला लोदी जैसे जो राजभक्त हैं उनकी हत्या कर दी, नागा साधुओं की हत्या कर देते हैं। तो ऐसे में इन्हें बाद में काफ़ी प्रायश्चित होता है। जब ये वापस जाते हैं श्रीनगर तो कहते हैं इनकी रातों की नींद गायब हो जाती हैं। तो इसके बाद फिर जो पुरोहित है उनको पूछा जाता है कि जी क्या होगा, कि इतने बड़े पाप हो गए कि अब क्या क्या किया जाए। तो पुरोहित क्या करते हैं, पुरोहित इन्हें सुझाव देते हैं, और सुझाव भी क्या देते हैं देखिए, कि कहते हैं कि इसका एक ही जो प्रायश्चित करने का जो उपाय है वो ये है, या तो आप क्या करो, सोना पिघला कर पी जाओ। यानी कि आप क्या करो, सोना को पिघलाओ
और सोने को पिघला के पी जाओ। या तो दूसरा इसका प्रायश्चित ये है कि आप युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाएं। तो कहते हैं कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये महिपति साहब को ज़्यादा बेटर लगता है। वो कहते हैं युद्ध में योद्धा की तरह लड़ते हुए वीरगति पाना सही है। तो अब देखिए लड़ाई कहाँ होगी। अब कुमाऊं से हम देखते हैं कि जो तिरमल चंद था, इनका जो शासनकाल है यहाँ पर शांति बनी रहती है, क्योंकि स्वयं श्याम शाह ने इनको चंद वंश में दोबारा से स्थापित किया था, यानी कुमाऊं की सत्ता हासिल करने में मदद की थी। तो ऐसा शासक तो यहाँ पर आक्रमण करेगा नहीं। तो क्या होता है कि महिपत शाह द्वारा संदेश भिजवाया जाता है तिरमल चंद को कि हमें क्या करना है, आपसे युद्ध करना है जी। तो तिरमल चंद कहते हैं, वो मना कर देते हैं कि जी हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही के जो पूर्वज हैं या पहले के जो शासन अधिकारी थे या शासक थे, तो उनकी वजह से हम सत्ता में हैं, तो ऐसे में हम कैसे आक्रमण कर दें। तो महिपत शाह द्वारा उनको अपनी जो स्थिति रहती है वो बताया जाता है कि आप हमसे युद्ध करें। तो इस पर फिर तिरमल चंद भी तैयार हो जाते हैं कि जी आप मरना ही चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि महिपत शाह द्वारा एक छोटी सी सेना लेके आक्रमण किया जाता है कुमाऊं पे, और कहते हैं यह कोसी नदी के आसपास यह युद्ध लड़ा जाता है। और 1634 ईस्वी में कोसी के तट पर युद्ध होता है, जिसमें अब मरने के लिए जा रहा है तो मृत्यु तो हो गई। तो कहते हैं महिपत शाह की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। तो ये था महिपत शाह का घटनाक्रम। तो देखिए अगर श्याम शाह को यहाँ पर एक उपाधि दी जाती है गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन अगर महिपत शाह के शासनकाल के घटनाक्रम को हम देखें और इनके कार्यों को देखें तो यहाँ पर जो ये उपाधि है इनको दिया जाना ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। तो ये था हमारा महिपत शाह का शासनकाल 1631 से 1634 ईस्वी। तो इसके साथ ही आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।